नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी.com में मैं रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार से स्पेशल जितने भी जीके रिलेटेड है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, जो भी हो, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी, एसटेट और सीटेट इन किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, इसके अलावा भी कोई एग्जाम जहाँ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप उसका तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट बिहार स्पेशलिस्ट ये मतलब सीरीज है। आज डे 2 है, इससे पहले एक और ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, चैनल पे जाके आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। जैसा कि मैंने बताया दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ है, मेरा पिक्चर आप देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का सीन है, ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ। और साथ में बता दूँ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लिया और मैंने कैसे लिया और क्या मेहनत किया और क्या पढ़ा। ये सारी बात मुझे अच्छे से पता है, तो मैं एक ऑथेंटिक पढ़ाई आपके लिए ला सकता हूँ। इसके साथ मैं आज 2009 से पढ़ा रहा हूँ, यानी दैट मीन्स टोटल देखा जाए 15 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम आपको एक परफेक्ट चीज़ लाकर दे सकते हैं। साथ में मेरे यहाँ से 100 प्लस स्टूडेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। जी हाँ, ढेरों बच्चे। तो आप क्या कर सकते हैं, विश्वास हम पे कर सकते हैं। सीटेट जैसे एग्जाम में तो सैकड़ों-सैकड़ों मतलब कितना बच्चों को पढ़ाया मुझे भी याद नहीं। एस्टेट में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बीपीएससी में बहुत सारे तकरीबन 40 के करीब मतलब 35 प्लस है, जो मुझे बच्चे ने बताए हैं 37 के करीब, जिन्होंने ऑलरेडी बताया मुझे कॉल करके कि हाँ सर मैं सिलेक्ट हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं बताया। तो दैट मीन्स ढेर सारे बच्चे गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, बहुत सारे एसएससी में, रेलवे में, इन चीज़ों में जा चुके हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं, आप विश्वास करके अच्छे से हमसे क्लास कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर सेकंड। ध्यान दीजिएगा जरा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, वो बातें नहीं, वहाँ आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। जैसा कि देखा पीछे मैंने बिहार की सारी बातें देखा, जिसमें ये बात पता किया हमने कि बिहार कैसे डेवलप हुआ, बिहार में क्या क्या मतलब बदलाव आया, कैसे कैसे इसका बंटवारा हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखने रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। पहला कहा जाता है धारवाड़ क्रम उत्पत्ति। देखा जाए तो पहले कहता है प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है कि बिहार का उत्पत्ति है। इसकी अवस्थिति की बात यदि करें दोस्त, जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया, इन सभी जगह पर पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है, और भी देखिए, ये उतना काम का नहीं है, अपने काम का चीज़ बताऊंगा। उसी तरह आगे देखेंगे तो विंध्य क्रम की पहाड़ी भी है हमारे यहाँ, ऊपरी विंध्याचल, रोहतास एवं कैमूर, सोन घाटी, निचला विंध्य जो रोहतास जिला है जिसमें सेमरी क्रम है। क्या है आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्शियरी चट्टान, हिमालय की उत्पत्ति, सोमेश्वर की पहाड़ी और हिमालय की तराई क्षेत्र, ये तीन जगह टर्शियरी चट्टान मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि टर्शियरी चट्टान निम्न में से किस जगह नहीं मिलती है। चार ऑप्शन रहेगा, तीन को ये रहेगा, एक अलग से रहेगा, उसमें टिक मार दीजिएगा। या ऐसा हो सकता है कि आपको बोलेगा निम्न में से कहाँ टर्शियरी चट्टान मिलता है। तीन ऑप्शन रहता है, एक रहता है इनमें से कोई नहीं, एक रहता है एक से अधिक आंसर। तो हो सके उसमें दो ऑप्शन दे दे, एक कहीं अलग से दे दे। बात समझ में आता है, इसलिए इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हिमालय की उत्पत्ति, सोमेश्वर की पहाड़ी, हिमालय की तराई क्षेत्र। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आप इसे देख सकते हैं, ये कह रहा है क्वाटरनरी चट्टान, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो बिहार का मैदानी भाग में अवस्थित है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बिहार के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, ये बात भी जानते हैं हम लोग, इसका मैदानी भाग इसी से बना है। आगे कहा जाता है कि बिहार की मुख्य नदी गंगा है, गंगा को सबसे मुख्य माना जाता है, इसी के आधार पर मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, मतलब गंगा के दोनों तरफ। आप देखेंगे जब बिहार को, देखिए ये बिहार है, ज़्यादा वो हो गया, ऐसे देखिए ये बिहार है। अगर गंगा की बात करें तो कुछ इस तरीका के गुजरती है, तो एक ऊपर में एक नीचे में हुआ ना मैदानी भाग गंगा का। अब भू आकृति की संरचना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि शिवालिक का पर्वतीय प्रदेश, बिहार की भू आकृति संरचना देख रहे हैं। विस्तार कहाँ है, त्रिवेणी नहर से भिखना कोठी दर्रा तक है इसका। दर्रा क्या है, भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा। ठीक है, ये तीन दर्रे यहाँ पे है, इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है हरहा घाटी, हरहा घाटी है उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में कह रहा है कि सोमेश्वर पहाड़ी और दक्षिण में रामनगर दून है। एक बार सुने रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जो लोग पहली बार भी सुन रहे हैं। रामनगर दून क्या है, तो कहता है शिवालिक का दक्षिण श्रेणी की निम्न पहाड़ी को कहा जाता है रामनगर दून। अधिकतम ऊंचाई
जिसका है उसका नाम है संतपुर, 242 मीटर है। ये सब उतना काम का नहीं है, फिर भी मैं सुना दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ताकि आप सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो शायद जाके कल के आपको बेनिफिट हो सके। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तरफ है उत्तरी गंगा का मैदान, एक है दक्षिणी गंगा का मैदान। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ऐसे बॉक्स बना के कि अगर ऐसे गंगा जा रही है तो एक उत्तरी हुआ एक दक्षिणी हुआ, उसी की बात यहाँ हो रही है, समझिए जरा क्या कर रहा है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, एक दक्षिणी गंगा का मैदान। टोटल अगर मिला के बात किया जाए तो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखने का जरूरत नहीं है। प्रमुख नदी कौन कौन है बिहार में? तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, महानदी और कोसी है। इसके अलावा भी है। अब यहाँ पे कुछ टर्म को जानिए, बहुत जरूरी है आपका जानना। ये तो एकदम एग्जाम में छपते हैं क्वेश्चन यहाँ से। भाबर, भाबर क्या होता है? पर्वत का पदीय क्षेत्र जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है। अब समझाता हूँ क्या है, ऐसे समझिए। ये पहाड़ है, पहाड़ पर से ऐसे पानी गिर रही है, ऊपर से पानी आया, ये नीचे जाता है, यहाँ पे पत्थर होते हैं, तो यहाँ पानी गिरेगा और अंदर अंदर ऐसे जाएगा, अंदर अंदर मूव करेगा। यहाँ पहाड़ पत्थर होता है, इसके ऊपर में आप देखेंगे पानी ही नहीं दिखेगा, तो इसको भांबर बोलते हैं। और ये आगे जाके यहाँ पानी निकल जाते हैं बाहर। बात समझ में आई? तो भाबर समझ में आ गया। अब एक कह रहा है शब्द तराई, जिस स्थान पर नदियों का पुनः प्रकट हो जाता है, यह दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ बीमारियाँ अधिक फैलती है। आपने समझा? अभी मैंने जो बनाया पिक्चर फिर बना दे रहा हूँ एक बार। यहाँ से ऐसे ऐसे पानी गिरा, चूँकि नीचे ऐसे ऐसे पहाड़ मतलब पत्थल है, तो इसके अंदर में चला गया पानी। अब जहाँ तक पत्थल है, यहाँ तक पत्थल है, तो यहाँ तक तो पानी नहीं दिखा, लेकिन बाद में जाके बाहर ऐसे निकल जाती है पानी। जैसी बाहर पानी निकलेगी तो यही जगह कहलाती है तराई। ये दलदली क्षेत्र होता है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा एक शब्द है बांगर, एक है खादर। बांगर क्या बोला जाता है? तो कहा जाता है बांगर जो है अधिक मात्रा में उर्वरक होती है इसमें, समझे। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं मतलब यहाँ पहुँचता है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं इसको, बांगर बोलते हैं। खादर ताज़ा होता है, खादर पानी में प्रतिवर्ष पहुँचती है। ऐसा ज़मीन जहाँ प्रतिवर्ष पानी आता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, कम मात्रा में अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक लग रहा है, कम मात्रा में उर्वरक नहीं, इसमें उर्वरक होती है। आगे आइए। अच्छा, ये जो विस्तार कहाँ का है इसको देख लीजिए। भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ये सभी। दोआब को समझिए। दोआब का मतलब होता है दो नदी के बीच के जगह को दोआब बोला जाता है। बात समझिएगा जरा, ये सब छोटी छोटी बातें इसको समझना है। मैं पिक्चर बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे। देखिए, सपोज कीजिए कि ये तो गंगा गया, एक नदी यहाँ है, एक नदी यहाँ है, तो इसके बीच का ये जगह दोआब कहलाएगा। अगर एक और यहाँ नदी है तो ये जगह भी दोआब कहलाएगा। यहाँ भी हो गया तो ये जगह दोआब कहलाएगा, फिर ये दोआब कहला जाएगा इसके लिए और इसके लिए। बात समझ में आ गई? दोआब। अब समझिए यहाँ पे मुख्यतः कितने दोआब है, 1, 2 और 3 तरह के दोआब है। पहला कौन सा दोआब है? तो कह रहा है कि महानदी कोसी दोआब है। उसके बाद कोसी और गंडक दोआब है। उसके बाद गंडक और घग्गर दोआब है। 3 तरह के दोआब है, प्रमुख याद रखना है आपको। उत्तरी समझ लिया, अब दक्षिणी की बात करते हैं। दक्षिणी मैदान में कहा जाता है क्षेत्रफल इसका इतना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखिए उत्तरी मैदान यहाँ लिखा था, इसका यहाँ पे दिया गया था उत्तरी मैदान का ये क्षेत्रफल दिया, और यहाँ पे जितनी बातें नीचे हुई उत्तरी मैदान का हुआ। अब ये जो इस तरफ में दक्षिणी बचा हुआ था उसके बारे में यहाँ से शुरू होता है। देखिए दक्षिणी मैदान, क्षेत्रफल याद नहीं रखना है, नहीं आता एग्जाम में। मतलब यूपीएससी वगैरह में हाई लेवल में आ सकता है, लेकिन उतना वो नहीं है, फिर भी याद करते हैं। 36,670 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल इतना है, जबकि बिहार का मैदानी भाग इतना वर्ग किलोमीटर है। आगे कहा जाता है प्रमुख नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की नदी की बात, मतलब दक्षिण बिहार की नदी का बात हो रहा है, नीचे वाला। तो सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु है, बदुआ है, बदना है, घग्गर नदी है, अजय नदी है, किंडल नदी है, गंगा नदी है। इतना नदी है टोटल। आगे यदि बात करें तो कह रहा प्रमुख पहाड़ियाँ, कौन कौन पहाड़ है? तो गया में पहाड़ी है, राजगीर में पहाड़ है, ये तो बहुत लोग घूमने भी जाता है। बराबर की पहाड़ी है, गिरिथक पहाड़ी है, और खड़गपुर की पहाड़ी है। इतना सारा पहाड़ी है, मेनली गया राजगीर वाला बहुत फेमस है। अब मैदानी भाग की बात करते हैं, दक्षिण के मैदान की बात करते हैं तो भोजपुर का मैदान कहलाता है, मगध का मैदान और अंग का मैदान। 3 तरह का मैदान पीछे में कहलाता है, नीचे में सॉरी। आगे कहा जाता है दक्षिण का सीमा पठारी प्रदेश, तो बिंद क्षेत्र कहलाता है। कैमूर से रोहतास इस तरफ में है, जैसे अगर ये बिहार है तो ये जो इस तरफ का क्षेत्र है, इधर की बात हो रही है। तो पहला याद क्या रखना है, कैमूर व रोहतास बिंद क्षेत्र। औसत ऊंचाई अगर बात किया जाए 300 से 450 मीटर तक का होता है। रोहतास का पठार, अन्य नाम भी इसको डाला गया। विस्तार की बात करें, जबलपुर मध्य प्रदेश से बिहार के रोहतास तक है, मतलब ये बिहार है और इधर में आपका एमपी है, तो इधर से इधर तक पूरा मैच कर रहा होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अगला ये खड़गपुर की पहाड़ी को पढ़ते हैं। कह रहा है खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में कि विस्तार इसका जबलपुर से जमुई तक माना जाता है। जबलपुर कहाँ है? तो ये है एमपी में,
धारवाड़ क्रम का पहाड़ी है। आकार की बात करें त्रिभुजाकार है। झारखंड के कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे आइए, थोड़ा इस पढ़ते समय ना अगर सामने अगर आपके पास मैप हो बिहार का तो उसको देखते रहिए तो और अच्छा समझ में आएगा, मिलाते रहिए सब। उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएं, तो उत्तर बिहार के मैदान के मृदा की बात करते कैसा है, तो उप हिमालय पर्वतीय मृदा बोला जाएंगे। सबसे पहले तो यही ना होगा, पर्वतीय मृदा, उप हिमालय नीचे में है उप हिमालय। अब स्थिति कहाँ कहाँ है, तो सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बिहार, ठीक है। विशेषता जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। फसल की बात करें धान मक्का जौ ये सब होती है। नोट, इस मृदा को भावर क्षेत्र कहा जाता है, ऊपर वाला को भावर कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक कह रहा है कि तराई क्षेत्र की मृदाएं, इसकी अवस्थिति उत्तर में बिहार के नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से पश्चिम चंपारण तक है। समझिए किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण, थोड़ा मैच में देख लीजिए। रंग भूरा व हल्का पीला रंग का मिट्टी होता है ये। विशेषता है भूरा रहने के कारण पीला होने का अम्लीय मानेंगे। अम्लीय प्रकृति जैव पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस व पोटास की कमी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसमें धान पटसन जौ गेहूँ सरसों फसल ये सारी चीज़ होती है इसमें। आगे कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है, बांगर, ध्यान रखिएगा इसका। अब स्थिति की यदि बात करें तो गंगा के दक्षिणी मैदान का जो भाग है, उत्तर नहीं नीचे वाला, दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर गया तक, पटना से मुंगेर व भागलपुर, इन सभी जगह में क्या है आपका इसका अवस्थिति है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, आइए पहले अब इसको देखते हैं। ये मान लेते बिहार है, तो अगर इसमें कोई पूछे आपसे कि दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो देखिए दक्षिण तो ये हो गया, पश्चिम हो गया। यहाँ की बात यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ कह रहा है बिहार के दक्षिण पश्चिम, तो चूना मिलेगा यहाँ, पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस ह्यूमस व जैव पदार्थ की कमी होती है। ह्यूमस और जैव पदार्थ की कमी होती है, फास्फोरस ह्यूमस ये सब चीज़, सबसे ज़्यादा पोटास का मात्रा ज़्यादा होता है। इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए, गन्ना मक्का धान गेहूँ जूट ये सभी चीज़ होती है। अच्छा, एक और चीज़ है नवीन जलोढ़ मिट्टी। अवस्थिति कोसी क्षेत्र में पूर्णिया व सहरसा तथा दरभंगा व मुजफ्फरपुर क्षेत्र से चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में, मतलब ऊपर की सब बात कह रही है। रंग बात करें गहरा भूरा व काला हो सकता है। चीका क्ले की अधिकता होती है। नमी धारण करने की क्षमता के कारण ये उपजाऊ भी होता है। नमी मतलब पानी को पकड़ के रखता है अपने साथ, नीचे नहीं जाने देता है। धान गन्ना मक्का लीची ये सब चीज़ खूब होते हैं। मुजफ्फरपुर तो फेमस ही है लीची के लिए और हाजीपुर केला के लिए। बाल समुद्री मृदा ये क्या है, तो इसकी अवस्थिति बांगर की दक्षिण सीमा में सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर चंपारण एवं सारण जिले में पाया जाता है। इसका गहरा भूरा व सफ़ेद रंग का हो सकता है। विशेषता है चूने की अधिकता के कारण सफ़ेद होता है। सफ़ेद होने का कारण कुछ तो होगा ना। विशेषता है चूने की अधिकता होती है। क्षारीयता की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। मतलब उर्वर नहीं होती है ये। धान गेहूँ केला लीची ये सभी चीज़ होती है। वैशाली में भी है केला वाला। दक्षिण का संकीर्ण पठार की मृदा की बात करते हैं। अवस्थिति रोहतास व कैमूर हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैप में इसको एक बार देखते रहिए तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। रंग का बात करें लाल पीला होता है। बालू की अधिकता होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। बालू है तो ह्यूमस कम हो जाएगा, उर्वरक की मात्रा भी कम हो जाएगी। लाल बलुई मृदा रोहतास और कैमूर। आगे कहा जाता है लाल व पीली मृदा। अवस्थिति की बात करें दक्षिण पूर्वी बिहार में बांका जमुई नवादा गया मुंगेर और औरंगाबाद में है। रंग लाल होगा इसका, लोहा की उपस्थिति के कारण होता है और इसमें दलहनी या मोटा अनाज ज़्यादा होता है फसल के रूप में। छोटी छोटी क्वेश्चन है, इसको देखिए। बिहार का अधिक वर्षा के कारण जूट की खेती कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी बिहार में। ये कहाँ है ऐसे समझिए, देखिए ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व। ये जो क्षेत्र है कोना, यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। और वहीं पे मात्र बिहार में एक जगह है ना जहाँ पे क्या होता है, चाय की भी खेती होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार के लगभग 90% भाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो हर कोई जानता है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदी सबसे ज़्यादा है, तो नदी ज़्यादा है तो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होगा। बिहार का दाल का कटोरा किसे कहा जाता है, अच्छा मोकामा टाल को कहा जाता है। बिहार का दाल का कटोरा मोकामा टाल को सबसे ज़्यादा होता है। आइए कुछ जानते हैं बिहार के कृषि प्रदेश के बारे में। तो उत्तर पूर्वी मैदान प्रदेश, उत्तर पश्चिम मैदान प्रदेश, उत्तर मध्यवर्ती मैदान प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मैदान प्रदेश। ये आएगा नहीं एग्जाम में, से सुन लीजिए दक्षिण पूर्वी मैदान प्रदेश। अब अलग अलग क्षेत्र के बारे में देखते हैं।
तो आप ना मैप पे देखते रहिए उत्तर पूर्वी कहाँ होगा। तो एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए ये है उत्तर, ये है पूरब, तो ये ना हो गया उत्तर पूर्वी। ठीक है, आइए अब समझिए क्या क्या है इसके बारे में। पहला करा प्रमुख फसल, चावल और जूट की खेती खूब होती है, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वर्षा अच्छा खासा हो रही है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला मैदान यही है, बाढ़ का मैदान भी कह सकते हैं, और क्ले मिट्टी भी यहाँ मिलती है। आवाज ये बात कर रहा है उत्तर पश्चिम, बताओ क्या फिर से उत्तर पश्चिम, आई रहा बिहार का मैप, ये हुआ उत्तर, ये हुआ पश्चिम, तो ये क्षेत्र की बात अब कर रहे हैं। 4 कोना है, चारों कोना की बात करेंगे, बीच का भी बात करेंगे। चावल और गन्ना सबसे अच्छा होगा, 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा है यहाँ, चूना का अंश अधिक है इसमें। अब ये जो बोल रहा है ये क्या कहाँ है समझिएगा, देखिए कहा क्या उत्तर और मध्यवर्ती, यानी ये क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, इसे समझना होता है कहाँ क्या है। इसमें चावल, मक्का और गेहूँ अधिक होते, गंडक व कोसी का बीच में क्षेत्र है, बाढ़ का मैदान माना जाएगा, कोसी नदी नाम आ गया तो बाढ़ तो आएगा। रबी की फसल की प्रधानता होती है, रबी की फसल ज़्यादा होती है, मतलब गेहूँ वगैरह ज़्यादा होती है गर्मी के दिन वाली, बोया ठंडा में जाता होता है गर्मी में। दक्षिण पश्चिम मैदान, अब दक्षिण पश्चिम आप खुद सोच लीजिए, प्रमुख उत्पादन चावल, गेहूँ, गन्ना ये सब चीज़ होता है। खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदान में सोन नदी के कमान क्षेत्र की सिंचाई यहाँ होती है। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इसमें चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना होता है, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सिंचाई के अभाव में सूखे की अधिकता होती है। बिहार में यहाँ वर्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है, यहाँ अधिक लिखा गया है, थोड़ा कम हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत कम रहता है। बिहार के सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, ये बात तो सब जानता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले। आगे कहा जा रहा है बिहार के पूर्व में वर्षा अधिक होगी, जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे कम होती जाएगी, मतलब बात समझ में आई। ये रहा देखिए बिहार, तो कह रहा है ना कि बिहार के पूर्व में इधर वर्षा खूब होती है, इस क्षेत्र में, इधर का में जैसे जैसे बढ़ेंगे ना इस क्षेत्र के तरफ तो कमते चला जाता है बारिश। ये सब टेक्निकल बात है, याद रखिएगा तो क्वेश्चन का जवाब देवे। बिहार की नदी की बात करते हैं, यहाँ से एकदम कान खड़ा कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, सारा एग्जाम के लिए एकदम फारू क्वेश्चन होगा। बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा की मात्रा, ये गलत प्रिंट है, ये गलत यहाँ पे दिया गया है, मतलब यहाँ ये ध्यान रखें ना कि औसत बारिश अच्छा खासा होता है, यहाँ पे गलत दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए हर नदी में पानी रहता है। प्रवाह क्षेत्र और उद्गम के आधार पर बिहार में नदियों के 2 वर्गों में बांट सकते हैं कि मतलब कैसे उसका प्रवाह होता है और कैसे उद्गम होता है। तो आइए पहले देखते हैं हिमालय प्रदेश की नदियाँ, जितने जैसे ये बिहार है तो ऊपर से जितनी नदियाँ आ सकती है, ऊपर से जितनी नदियाँ आ सकती है वो सारा हिमालय प्रदेश की नदियाँ, नीचे हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि पठारी प्रायद्वीपीय नदी नीचे से जो आने वाला होता है, पठार में से निकल के आता है, तो फ्लो ज़्यादा ऊपर वाला नदी में रहता है, ध्यान रखिए। अगला कहता है उपरोक्त दोनों वर्ग की नदियाँ मुख्य नदी गंगा में मिल जाती है, सारी नदी आके गंगे में मिलेगी। हिमालय प्रदेश की नदियाँ जो हिमालय से निकलकर उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होती है, उत्तरी मैदान में समानांतर एवं विस्तारकर प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती है, मतलब घूम घाम के। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहा है कि ये नदी अब पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है, मतलब देखिए नदी जो है पूर्व से पश्चिम, समझ रहे हैं ना, पूर्व से पश्चिम किधर होता है, ये रहा आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम, तो नदी का जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे थोड़ा सा होता जा रहा है। कोई काम को उतना बात नहीं है, लेकिन समझते रहना है, एक बार देखते रहना है। इस स्थानांतरण का मुख्य कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, इसके कारण पश्चिमी तट पर अपरदन अधिक होता है और मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा कोसी नदी मार्ग बदलता है, मतलब कब किस डायरेक्शन में कन्ने बह जाएगा और किसको डुबा देगा, मतलब किस क्षेत्र को कोई नहीं जानता है, कितना सारा जिला डूबा रहता है। बिहार का प्रमुख नदी, तो आइए देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य के 7 नदी क्षेत्र में बांटा गया। पहला घघरा गंडक का क्षेत्र, बागमती कोसी का, कर्मनासा सोन का, पुनपुन सकरी का, गंडक बागमती का, कोसी महानंदा का और सोन पुनपुन का, ये सब क्षेत्र बांटा गया है। अब कैसे क्षेत्र बांटा जाता है वो भी समझ लीजिए, जैसे ये एक नदी है, एक ये नदी है, तो एक क्षेत्र ये हो गया, एक और ये नदी है तो दूसरा क्षेत्र हो गया, इसी 2-2 नदी का नाम लिख के और ये क्षेत्र बनाया गया है। 7 तरह का टोटल है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं, एग्जाम में एकदम छपेगा क्वेश्चन, गारंटी है इसमें से एक न एक, मतलब आज के क्लास का अगर पूरे में से अभी तक आपने पढ़ा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा इस जगह से आ जाता है। गंगा नदी के बारे में कहता है भारत का सबसे लंबी नदी, पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। गंगा की कुल लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है, सुपर क्वेश्चन है कि बिहार में कितना इसका डिस्टेंस है, तो 445 किलोमीटर बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के, ये इंपॉर्टेंट है, बक्सर जिले में
चौसा के पास प्रवेश करती है। ये याद रखना है कि बक्सर जिला में प्रवेश करता है चौसा के पास। बक्सर जिला के चौसा का युद्ध हुआ था ना, वही बक्सर के पास चौसा नदी के चौसा के पास से अंदर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, बिहार के कुल 12 जिलों में होकर गुजरती है। 12 जिला से गुजरता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिलों से गंगा नदी। और सबसे ज़्यादा किस में? तो पटना से गुजरती है, 99 किलोमीटर पटना के अंदर ये टोटल गुजरती है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भागलपुर से 97 किलोमीटर गुजरती है। तो दोनों नाम भी याद रखिएगा, पटना और भागलपुर। सबसे ज़्यादा पटना से गुजरती है 97 किलोमीटर। तो गंगा के बारे में यहाँ तक समझ गए। अब आइए घग्गर के बारे में समझिए। कहता है घघरा नदी, जिसको सरयू के नाम से भी जानते हैं, कहता मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थान नेपाल में है। नेपाल के नाम्या से निकलती है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर मात्र है। ठीक है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। आप जानते हैं ऐसे जब होती है तो ये ऐसे ऐसे सट के आती है। ठीक है, घग्गर नदी सीमा का निर्माण करती है। आगे कहा जाता है बिहार की प्रमुख नदी की बात करते हैं। सॉरी, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, दोबारा प्रिंट हो गया है। आइए गंडक को जरा समझते हैं। गंडक नदी उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानगमोट से होती है और कुतांग से मानी गई है। इसका बिहार में कुल लंबाई 663 किलोमीटर। तो बस इतना याद रखना है आपको कि इसका उद्गम नेपाल से होता है, अन्नपूर्णा श्रेणी से। दूसरी बात याद रखना है कि इसका टोटल लंबाई है, बिहार में कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। नेपाल का हमको नहीं जानना है। आगे कहा जा रहा है यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारण करती है। कहाँ कहाँ का? सारण और मुजफ्फरपुर का। सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती है। सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती है। पटना के सामने गंगा से मिल जाती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस गंडक नदी में स्नान भी किया हूँ। गंगा में तो नहाया ही हूँ, इसमें भी स्नान किया हुआ हूँ। और ये यहीं पे सोनपुर मेला लगता है। इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर का मेला, जो पशु मेला लगता है, जो कि हर वर्ष लगता है, नवंबर के समय में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, बहुत भीड़ लगती है, पूरा विश्व के लोग आते हैं यहाँ पे। बूढ़ी गंडक की बात करते हैं। बूढ़ी गंडक नदी उत्तर बिहार के मैदान में 2 भागों में बांटती है। यह बिहार की सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि नगर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आइए बागमती नदी को जानते जरा। ये नदी कहाँ कहाँ अवस्थित है ना, आप मैप पर जरूर देख लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बागमती बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती नदी है। यह नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कमला। कह रहा है कमला नदी, यह नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र से प्रभावित होते हुए बिहार में जयनगर, ध्यान रखिए, जयनगर मधुबनी जिला में प्रवेश कर जाती है। मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के नाम से पवित्र माना जाता है। जैसे गंगा पवित्र है ना, उसी तरह इसको पवित्र माना जाता है कमला को। कमला नदी बिहार में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसकी एक प्रमुख धारा कोसी में मिल जाती है, जाकर कोसी में मिल जाता है, अपना पानी कोसी को दे देता है। अब आइए कोसी सुन लिए, तब जाइए कोसी के बारे में पढ़ लेते हैं। कोसी बहुत महत्वपूर्ण है। कोसी को कुछ कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। कोसी नदी नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है। ठीक है, सप्तकोशी से निकलती है, इसका पूरा याद रखिएगा। कोसी के बारे में खासकर एग्जाम में आता है, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है बिहार को, इसीलिए याद रखिएगा। ये निकलता है कहाँ से? गोसाई से, सप्तकोशी से निकलती है। अतः कोसी का मूल नाम कौशकी है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती है। कोसी नदी को बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ लाता है। और इसका डायरेक्शन कब किधर घूम जाएगा ना, कोई नहीं जानता है। तो सोच लीजिए कितना खतरनाक नदी है ये। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों में प्रवाहित होती है। पूर्णिया में एक बार गया था तो मुझे पता चला था, इससे बहुत वहाँ प्रॉब्लम होता है लोगों को। कहता पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर स्थानांतरित हो गया। आप सोचिए ना, 200 साल के अंदर अब कोई ऐसा नदी होगा कि 150 किलोमीटर इधर से उधर हो जाए। कोसी नदी की कुर्सेला के पास मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण भी करती है। अगला टॉपिक कह रहा है महानंदा के बारे में। यह नदी उत्तरी बिहार के मैदानी में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है, मतलब सबसे इस डायरेक्शन में, मतलब इस क्षेत्र में, पूर्व की तरफ में। ठीक है, मैदान प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है। यह हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है जाके। ठीक है, अब सोन नदी को पढ़ते हैं जरा।
कहा जाता है सोन जो है हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। सोन नदी दक्षिण बिहार की, मतलब नीचे वाला बिहार की, दक्षिण गंगा के नीचे वाला दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक, टोटल 1057 मीटर है, मध्य प्रदेश के निकट है। यह रोहतास जिले में प्रवेश करती है, रोहतास जिला में प्रवेश करती है, यानी इधर कोना में होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो किधर होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा। अगला टॉप इसी का पॉइंट कर रहा है, सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसमें 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। अच्छा, 202 किलोमीटर सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई योजना भी निर्माण किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट नदी आ गया फल्गु। इससे भी खूब क्वेश्चन बनाता है, जैसे गंगा से बनाता है, सोन से बनाता है। गंगा, सोन और फल्गु ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कारण है सबके पीछे। गंगा तो सबसे लंबा बहती है, 2525 किलोमीटर बीच से गुजरती है। दूसरी यदि बात करें तो गंगा में सारा नदी आके मिल रहा है, उत्तर का या दक्षिण का हो, एक रीजन हो गया। दूसरा ये रीजन हो गया कि जो सोन नदी है वो बाढ़ लाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फल्गु नदी क्यों है उसको पढ़ लेते हैं। यह नदी छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। आप सुने होंगे गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति। तो निरंजना नदी कहाँ से आया, कौन है निरंजना नदी, तो इसी को बोलते हैं। फल्गु नदी कही है निरंजना, तो निकलती है, उसको निरंजना नदी कहलाती है। बोध गया के पास इसे मुहाने के नाम नदी में मिल जाती है, ठीक है। मुहाने में मिलने के बाद ही इसे फल्गु के नाम से जाना जाता है, उससे पहले निरंजना नदी बोलते हैं। तो कभी गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन पूछता है तो निरंजना भी लिख देता है वहाँ पे। निरंजना नदी के तट पर ही देखिए आ गया ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष का मेला लगता है, इसमें कि इसमें लोग पूर्वजों को अपना पिंड दान किया जाता है। यह नदी अंतः सलीला या लीलाजान के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आता, फिर भी सुने रहेंगे तो कहीं आ गया तो मार दीजिएगा। सबसे लंबा रबर बांध निर्माण फल्गु नदी पर ही किया गया। रबर का सबसे बड़ा बांध फल्गु नदी पर निर्माण किया गया। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण बातें आ रही है। टोटल 66 पेज आपको पढ़ना है, जिसमें 28वां पेज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक वीडियो आ चुका है, यानी कि आप सोचिए 1-2 वीडियो और इस पर बन जाएगा, और 3-4 वीडियो के अंदर एकदम पूरा कवर कर लेंगे और पूरा बिहार को एकदम चट कर जाएंगे। एग्जाम को एकदम उखाड़ के रख देना है। बिहार की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, ठीक है। बिहार की मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झीलें पाई जाती है। बहुत प्राकृतिक झीलें जैसे गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण होती है। मतलब ये सब झील का भी निर्माण होती है इन चीज़ों के द्वारा, ऐसा नहीं कि झील का निर्माण नहीं होती है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पहले एक बात समझ लीजिए। यहाँ पे हम अपना क्लियर करते हैं। देखिए, पहले रहा, मान लेते हैं यह कोई क्षेत्र, जानते हैं झील और झरना में क्या अंतर है? नहीं जानते तो हम जनाते हैं आपको आज। बहुत लोग नहीं जानते, हमको पता है। हाई देखिए, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से नदी ऐसे चल रही है, ये पर से ऐसे नीचे गिर रही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे फिर आगे बह जा रही है, तो ये जो गिर रही है ना, इसको झरना बोलते हैं। तो ट्रिक है, झरझरा के झरना, मतलब ऊपर से जो झरझरा के गिर रहा है नहीं, झरना है। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत। आप कहिएगा झील क्या है, तो देखिए इसको भी आप झीलें बहुत लोग समझ लेता है, झील इसको नहीं बोलते। ये जो नीचे पानी लग गया ना, इसको झील बोलते हैं। गोखुर झील अभी आपको हम सुनाए हैं, इसमें लिखा हुआ है गोखुर झील। तो ये गोखुर झील क्या है, तो इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई नदी बह के जा रहा है, ठीक है, बीच में इतना पानी यहाँ लग गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा सही से बनाते, रुकिए। ऐसे नदी बह रहा था, और नदी क्या किया, अपना डायरेक्शन ऐसे ऐसे कर लिया है। देखिए ऐसे डायरेक्शन कर लिया, नदी कर लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे पानी बीच में रह गया, नदी इधर चल गया, ये हो सके इधर से ऐसे अपना डायरेक्शन बना लिया, ये बीच में जगह बच गया, पानी लगा रह गया इसमें, इसी को बोलते गोखुर झील, ठीक है। तो इससे आगे झील का निर्माण करती है गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी सब। बढ़िया समझ में आ गया ना? अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और थोड़ा बोलिए, बतियाइए हमसे। अगर आप वीडियो हमारा देखते हैं, यहाँ तक देख लिए हैं, तो इतने रिक्वेस्ट रहेगा, कोई ज़रूरी बात लगे तो ज़रा कमेंट्स में कहिए, हम जानेंगे आपके बात। जैसे कोई आपको नया वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक पर चाहिए, या कुछ गड़बड़ी लग रहा है गड़बड़ी बताइए, या कोई अच्छा लग रहा है बात तो नहीं अच्छा लिखिए। थोड़ा बतियाएँगे आप हमसे, तब ना हो पाएगा ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाई। होता क्या है कि बस वीडियो देख लेते हैं बहुत लोग। आप इंटरेक्ट कीजिए थोड़ा हमसे, कोई ज़रूरत का बात है। जैसे आप मान लेते ऑफलाइन में पढ़ने आते, तो कैसे आप मास्टर से बतियाते? हाँ सर, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ तो यह ना साधन है, कमेंट्स में लिखिए, कुछ बात लिखिए, हम खुद समझेंगे, जैसे ही समझेंगे। ज़रूरत होगा तो नंबर आप ले लीजिएगा, नंबर दे देंगे, उससे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए। तो थोड़ा मतलब इंटरेक्शन आपस में होगा ना, तो नौकरी जल्दी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, नौकरी लग जाएगा, हम इसका गारंटी देते हैं। कहता है उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जाने वाली मुख्य झीलों में जैसे कांवर झील हो गया, कुशेश्वर झील हो गया, घोघा झील हो गया, सिमरी झील हो गया,
बख्तियारपुर का झील हो गया, उदयपुर का झील हो गया, आदि सब झील है बहुत। कुछ प्रमुख झील और देख लेते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं जरा। पहला कह रहा है कांवर झील। बेगूसराय के मझौला गांव में कांवर झील स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। देख रहे हैं, यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ। अभी जो समझाएं विसर्पण, वही मतलब ऐसे नदी चल रहा होता है, कोई रीजन से ऐसे इन्ने बढ़ जाए, ई वाला लाइन इन्ने बढ़ जाए, मतलब ऐसे नदी चलने लगे, इधर में जो ये जगह बच गया, यही जगह गोखुर झील कहला जाता है। तो वही वाला यहाँ पे 16 किलोमीटर का हो गया। एशिया का देख रहे हैं क्या कहा, एशिया का सबसे बड़ा है ये। कहता है इस झील में सर्दी के दिनों में नवंबर जनवरी में साइबेरियाई क्षेत्र के प्रवासी पक्षी आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबेरियाई क्षेत्र के जो प्रवासी पक्षी आते हैं, नवंबर से जनवरी के बीच में यहाँ आके रहता है, और फिर अपना रिटर्न हो जाता है जहाँ से आता है, साइबेरिया से। कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है, से लेकर 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। वर्षा काल में यह बढ़ जाता है और नॉर्मल में घट जाता है। 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। बहुत सारा पक्षी है, क्योंकि लंबा चौड़ा डिस्टेंस में है ना। अगला कहता है घोंघा झील। कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र में घोंघा झील स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिले में स्थित है। इसका निर्माण कई छोटे छोटे झीलों से मिलकर हुआ है। इसमें छोटा छोटा झील भी कई गो है। आगे कहा जाता है ककोलत जलप्रपात, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ घूमने के लिए, मतलब मज़ा आ जाएगा घूम के, सोचिएगा कि दूसरे कंट्री में आ गए। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो नवादा में स्थित है। यह जलप्रपात नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 47 मीटर से 160 फीट है। 47 मीटर 160 फीट है टोटल ऊँचाई। कहा जा रहा है कि काकोलत जलप्रपात का निर्माण कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के संगम से हुआ है। अगला कहता है कन्हर नदी के द्वारा बिहार में सुखलद्री जलप्रपात का निर्माण हुआ है, और यह उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये सब सुन लीजिए जरा, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। अगर ताराचंडी पहाड़ी रोहतास में कांवा नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले के छोटा नागपुर नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर यानी 300 फीट है। आगे कहा जा रहा है कि देवदारी जलप्रपात कर्मनासा के रोहतास पठार पर स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, तो हर कोई जानता है, बेसिक बात है। बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है, मतलब वर्षा पर आधारित है। बिहार राज्य में औसतन वर्षा 1009 मिलीमीटर होता है, किंतु वर्षा का लगभग 85% भाग जून से सितंबर के मध्य में ही हो जाता है। अब समझिए ज़रा, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना के अंदर हो जाता है। शेष अवधि में शुष्क बना रहता है, बारिश नहीं होता है, ऐसे फसल नहीं अच्छा हो पाता है, तो हैंडपम्प का सहारा लेना पड़ता है। कहता है कि बिहार में सिंचाई का कुल क्षेत्र 117.454 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में बिहार में मात्र 67.46 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। सोचिए कितना का अंतर है। बिहार में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन है, कुआं है, तालाब है, नहर है, नलकूप है। ये नलकूप वही हो गया हैंडपम्प वाला। नहर तो जानते ही हैं, नहर, कुआं, तालाब। नहर के बारे में कहा जाता है नहरें बिहार के प्रमुख साधन है। बिहार में 11 प्रमुख नहरें हैं। नलकूप के बाद नलकूप बिहार का दूसरा प्रमुख साधन है। बिहार में गंगा के मैदान में भौगोलिक बनावट के पतालतोड़ कुआं है, मतलब कुआं के द्वारा, नलकूप और कुआं के द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। जैसे एक चीज़ पढ़िए, सोन नहर। सोन नहर क्या है, कहता है कि यह नहर मुख्य रूप से टिहरी के निकट बांध बनाकर निकाला गया है। ठीक है, टिहरी बांध के द्वारा निकाला गया। त्रिवेणी नहर, इस नहर का निर्माण 1904 में ही किया गया। यह पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान में गंडक नदी से निकाला गया है। नहर क्या होता है, जैसे ऐसे समझिए, नहर बहुत लोग नहीं जानते, सुनिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, आपको यहाँ पे पानी लाना है, पानी तो इधर नदी में चला गया लेके, हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक ऐसे रास्ता करके यहाँ ऐसे कर देंगे पतला सा, अब इसमें पानी इधर में इधर आ जाएगा, गड्ढा खोद के निकाला जाता है। ठीक है, बिहार की प्रमुख फसलें यहाँ से हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।
आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे हैं तो ज़रूर कीजिए, और कुछ लोगों को कहिए, कुछ दोस्त मित्र में शेयर कीजिए ग्रुप में, और उनको कहिए शेयर करने, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अपना फैमिली थोड़ा सा बड़ा हो सके। दूसरी बात यह समझाएंगे यहाँ पे कि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लगेगा कि काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं आ सकता, फिर भी सर डाल दिए, तो जी हाँ, हम डाले हैं, हम जान के डालें, ताकि आप उन चीज़ों का भी प्रैक्टिस थोड़ा करें। जब थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आपके काम का हो जाएगा एग्जाम में कहीं आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए।